चितनपुर नाम का एक गांव था जहां पर सागर अपने भैया चंदन, भाभी रितु के साथ रहा करता था। कुछ महीनों पहले ही चंदन और सागर के माता पिता का देहांत हो गया था। तब से सागर उन्हीं के साथ रह रहा था, जो कि उसकी भाभी रितु को जरा भी पसंद नहीं था। ये तुम्हारा भाई कब तक हमारे साथ ठहरेगा? अब जब माँ और पिता चले गए हैं तो ये यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है? इसे यहाँ से भगा क्यों नहीं देते आप? पिताजी के जायदाद में से इसे कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। नहीं, पिताजी की सारी जायदाद, जमीन और खेतों पर सिर्फ अपना ही हक होगा। इसे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक ये यहाँ है, ये कभी भी अपना हक मांग सकता है। पहले इसे यहाँ से बाहर निकालो। वैसे भी मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं पसंद। ये आलीशान घर सिर्फ हम दोनों का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का। रितु की बात सुनकर चंदन अपने छोटे भाई सागर को अपने पास बुलाता है। क्या हुआ भैया, आपने याद किया? मुझे लगता है तुम्हें अब घर से निकल जाना चाहिए और खुद का रास्ता ढूंढना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं अपने रास्ते चला जाऊं? मगर कहां जाऊं? क्या आप भी इससे इतने अच्छे से बात कर रहे हो? सागर, तुम्हारे भैया और मैं चाहते हैं कि तुम ये घर छोड़ के चले जाओ और कहीं और रहो। मगर भैया भाभी, मैं कहां जाऊंगा? कहीं भी जाओ, मगर यहाँ वापस मत आना। अभी निकल जाओ यहाँ से। सागर बहुत रोता है और गिड़गिड़ाता है, मगर चंदन उसे घर के बाहर खाली हाथ निकाल देता है। सागर के पास रात के समय ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं थी। वो दर बदर भटकता है, लोगों से खाना मांगने पर मजबूर हो जाता है। सागर के पास सर छुपाने के लिए छत तक नहीं थी। वो हार मानकर पहाड़ के पास जाता है, जहां पर एक बिगड़ी ट्रेन को रखा गया था। ट्रेन की हालत एकदम खराब थी, मगर सागर के सिर पर छत का काम जरूर कर रही थी। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब सागर रो रहा था, तभी वहां पर एक चोटिल चीता उस ट्रेन में आ जाता है। उसे देखकर सागर डर जाता है, मगर वो और आश्चर्य में पड़ जाता है जब चीता उससे मदद मांगता है। हमारी मदद करो, हम कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे तुमको, हमरे घाव गहरे हैं। चीता इतना कहकर दर्द से बेहोश हो जाती है। सागर उसके घाव को देखता है और पहाड़ की ओर चला जाता है। पहाड़ पर उसे कई सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं। वो उन्हें तोड़कर ट्रेन में आ जाता है और उन्हें पत्थर से पीसकर चीता के घाव पर लगा देता है। 2 दिन बीत जाते हैं और चीता होश में आ जाती है। सागर उससे कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे घाव तो 2 दिन में भर गए और तुम तो पहली जानवर मुझे दिखी जो बात कर सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम मायावी नगर के चीता हैं। हमको वहां से हमारी बहन सब धक्का मार के ई दुनिया में भेज दी। वो लोग ही हमको एक घाव दी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुमने हमारी जान बचाई है, हमको उसके बदले तुमको कुछ देना ही होगा। मुझे आपसे सच में कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये ट्रेन ही मेरा घर है। अगर आपको कुछ करना ही है तो इन गांव वालों की मदद कर दीजिए। गांव में ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। समझ गई, हमरे सिर पर हाथ रखो। सागर चीता के सिर पर हाथ रखता है। चीता अपनी आंखें बंद करती है और जैसे ही आंखें खोलती है, वैसे ही वो चीता ट्रेन में बदल जाती है। सागर, ये है हमारा जादू। अब से तुम ही ट्रेन चलाओगे और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम फिर से अकेले नहीं रहोगे। सागर की आंखों में आंसू आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सागर ट्रेन में बैठ जाता है और चीता ट्रेन चलाने लगती है, वो भी एकदम तेजी से। चीता ट्रेन को गांव के बीचों बीच जाकर रोक देती है। गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कैसी ट्रेन है? ये तो एकदम चीता की तरह है। सागर ट्रेन से बाहर आता है और लोगों से कहता है, गांव वालों, ये मेरी ट्रेन है, चीता ट्रेन। आज से आप लोग इस ट्रेन में बैठकर इस गांव से दूसरे गांव में जाएंगे।
वो भी सिर्फ 1 घंटे में। इसकी टिकट की रकम सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए होगी। क्या सिर्फ 1 रुपए में अब हम शहर तक जा सकते हैं? वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ, क्यों नहीं। आइए, आप सब इस ट्रेन में बैठ जाइए। सब उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और चीता ट्रेन चलने लगती है और वो लोगों को शहर की सैर कराकर वापस ले आती है। रात का समय हो जाता है। चीता ट्रेन और सागर वापस अपनी जगह आ जाते हैं। चीता ट्रेन वापस चीता में बदल जाती है। मुझे माफ करना, 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपका नाम नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमित्रा है। सुमित्रा नाम सुनकर सागर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर चीता सुमित्रा सागर से कहती है, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? मेरी माँ का नाम भी सुमित्रा था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपसे मिलने से पहले मैं उन्हें बहुत याद कर रहा था और मदद मांग रहा था। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी माँ ने ही आपको मेरी जिंदगी में भेजा है। यहाँ पर सागर और सुमित्रा खुश थे और दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी चंदन और ऋतु खुश नहीं थे। रात का समय था और ऋतु अपने पति चंदन से कहती है, ये तुम्हारे भाई ने गांव में कुछ नया नाटक शुरू कर दिया है। कुछ चीता ट्रेन को इस गांव में लेकर आ गया है। पूरा गांव अब सिर्फ उसके गुणगान गा रहा है। उसका कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, हमें उस सागर का कुछ करना होगा, नहीं तो कल गांव वाले मिलकर कहीं उसे नया प्रधान न बना दे। ये बात जाकर हमें प्रधान को बतानी चाहिए। चंदन और ऋतु दोनों प्रधान जी के घर जाते हैं। चंदन प्रधान जी से कहता है, प्रधान जी, आपने सागर की चीता ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा। सिर्फ सुना ही नहीं है, बल्कि उस चीता ट्रेन में बैठा भी हूँ। सागर बड़ा ही नेक इंसान है। सिर्फ 1 रुपए में लोगों को गांव से शहर ले जाता है। मगर आप ये नहीं समझ रहे हैं प्रधान जी कि उसका प्रभाव गांव वालों पर इस वक्त आपसे भी ज्यादा है। कल को ऐसा ना हो कि गांव वाले मिलकर आपको हटाकर उसको प्रधान बना दे। इसीलिए आपको हमारे साथ मिलकर उस सागर का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सागर तो तुम्हारा छोटा भाई है ना चंदन। ध्यान से सुनो तुम दोनों मेरी बात। तुम दोनों की ईर्ष्या की गंध मेरे नथुनों तक आ रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल मेरे साथ क्या होगा, मैं प्रधान रहूं या ना रहूं, मगर जो गांव के लिए अच्छा कर रहा है उसके साथ मैं कभी बुरा नहीं करूंगा। अब निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा क्रोध और बढ़ जाए। चंदन और ऋतु दोनों प्रधान के घर से निकल जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? मैंने सुना है कि वो चीता ट्रेन सिर्फ रात के 12 बजे तक ही चलती है। उसके बाद वो फिर से खराब ट्रेन में परिवर्तित हो जाती है। कोई मायावी चीता है जो उस सागर के साथ है। हम रात को जाकर उस ट्रेन को चुपके से आग लगा देंगे। दूसरी ओर सागर चीता ट्रेन से लोगों को सवारी करा रहा था। दोनों काफी खुश थे। रात के 12 बज जाते हैं। दोनों फिर से अपनी खराब ट्रेन में बैठ जाते हैं। तुम पहले से ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। रात होते ही चंदन और ऋतु पहाड़ की खराब ट्रेन के पास आते हैं। चंदन हाथ में रॉकेल लेकर आया था। ट्रेन के इर्द गिर्द बिना आवाज के उस रॉकेल को फैला देता है। ऋतु अपने हाथ में माचिस जलाना शुरू करती है। तभी चंदन उससे कहता है, रुक जाओ, सागर इस ट्रेन में ही होगा। तो क्या हुआ? आज ये कहानी यहीं खत्म कर देते हैं। ऋतु माचिस से उस ट्रेन को आग लगा देती है और दोनों अपने घर भाग जाते हैं। सुमित्रा अपनी आंखें खोलती है और आग को देखती है। आग देखकर वो सागर को उठाने लगती है। सागर उठो, निकलो यहाँ से, यहाँ पे आग लग गई है। सागर अपनी नींद से उठता है और ट्रेन से बाहर आ जाता है। सुबह तक ट्रेन पूरी तरह जल चुकी थी। सागर उदास हो चुका था। हमको अच्छे से पता है कि कौन किया है। हमारे सिर से छत उजड़ गया सागर। सागर अपनी आंखें बंद करता है और जब आंखें खोलता है
सुमित्रा वहाँ से जा चुकी थी। सुमित्रा सीधे चंदन और ऋतु के पास पहुँचती है। तुम दोनों को हम अच्छा सबक सिखाते हैं। तुम लोग जो सागर के साथ किए हो वो माफी के लायक नहीं है। तुम तो चीता हो। हमने उस ट्रेन को आग नहीं लगाई, सच्ची। हम तो ट्रेन के जलने की बात भी नहीं किए थे। तुम खुद के मुंह से ही उगल रही हो। तुम दोनों ही उस ट्रेन में आग लगाए थे। चंदन, कैसे भाई हो तुम? ये जानकर भी कि तुम्हारा भाई उस ट्रेन में है, तुम उसमें आग लगा दिए। हम तुम दोनों को अभी यही सबक सिखाते हैं। जैसे ही सुमित्रा उन पर झपट्टा मारने जाती है, वैसे ही सागर वहाँ आ जाता है और सुमित्रा से कहता है, सुमित्रा नहीं, रुक जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि वो ट्रेन चली गई। सच में मेरी खुशी उस ट्रेन पर निर्भर थोड़ी ना थी। सच में? मैं तो बस इस बात से खुश था कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। मुझे नहीं चाहिए ये घर, बंगला, दौलत और शोहरत। मैं खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। आओ अब चले यहाँ से। सुमित्रा उन्हें छोड़ देती है और सागर के साथ चली जाती है। चंदन और ऋतु की आंखों में पछतावा झलक रहा था। आज उन्हें सागर ने सुमित्रा के कहर से बचा लिया था, जबकि उन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया। सागर और सुमित्रा एक आखिरी बार उस जगह को देखने जाते हैं जहाँ पर वो खराब ट्रेन रखी हुई थी। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई नई ट्रेन आकर खड़ी है। सुमित्रा और सागर एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। सागर समझ जाता है ये ट्रेन उसके पिताजी ने भेजी होगी। गोकुलपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत ही पिछड़ी हुई जिंदगी जी रहे थे। जहां हर गांव शहर में तब्दील हो रहा था, वहीं पर किसी भी सरकार ने गोकुलपुर पर ध्यान ही नहीं दिया। ना अच्छे सड़क, ना ही कोई ट्रेन की सुविधा थी वहां। उसी गांव में संजय नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी मीना भी रहती थी। गांव में हॉस्पिटल न होने की वजह से संजय को मीना को हमेशा अपने बैलगाड़ी में दूसरे गांव ले जाना पड़ता था, जिससे मीना को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। मीना, अब तो समय के साथ बैलगाड़ी में जाना और आना और कठिन हो गया है। अगर एक ट्रेन की सुविधा इस गांव में होती तो एक गांव से दूसरे गांव जाना कितना आसान होता, पर कोई सरकार हमारे गांव की तरफ देखता भी नहीं है। मैंने सरकार को इस विषय पर कई सारे पत्र भेजे, पर सरकार ने आज तक कोई उत्तर नहीं भेजा। आज गांव में इस विषय को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। तुम आराम करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ना सरकार ढंग का रास्ता बना रही है और ना ही ट्रेन की सुविधा दे पा रही है। इतने पत्र सरकार को भेजने के बाद भी एक भी उत्तर वहां से नहीं आया। उन्हीं गांव वालों के बीच रमेश नाम का एक व्यक्ति बैठा था, जो कि गांव का मुखिया बनना चाहता था। अरे कोई बात नहीं मुखिया जी, हम एक गांव से दूसरे गांव बैलों से भी तो जा सकते हैं। हमें ट्रेन या रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मुखिया जी। मेरी पत्नी मीना गर्भवती है और अस्पताल दूसरे गांव में है, और वहां जाने के लिए हमें पहाड़ों वाले रास्ते से जाना पड़ता है, और उसमें बहुत खतरा है और साथ ही साथ तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। तुम्हारी बैलगाड़ी ही खराब होगी, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही होगी। नहीं रमेश, संजय ठीक कह रहा है। गांव के लोगों को पहाड़ के रास्ते से जाने में तकलीफ तो होती है। ये सुनकर कि मुखिया संजय का साथ दे रहा है, रमेश आग बबूला हो गया। फिर संजय साहब, अब ये भी बता दीजिए कि इस समस्या से हम निकले कैसे? हम सारे गांव वासियों को मिलकर सरकार को खत लिखना चाहिए, फिर उन्हें हमारे खत का जवाब देना ही पड़ेगा। भेजते रहो खत। इतने खत हम पहले ही भेज चुके हैं, उनका तो कोई उत्तर आया नहीं। मुझे तो लगता है कि सरकार हमारे खतों को रद्दियों में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा रही है। बात तो ये भी है संजय कि इतने खत हम पहले ही लिख चुके हैं, उनका भी अब तक कोई उत्तर नहीं आया। ये सुनकर संजय निराश हो गया। थोड़ी ही देर में सब अपने अपने घर चले गए।
संजय जब अपने घर पहुंचा तभी उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मुझे और दवाइयों की जरूरत है, लेकिन इस गांव में कहीं भी ये दवाइयाँ नहीं मिलती। तुम आराम करो मीना, मैं अभी अपनी बैलगाड़ी से दूसरे गांव जाकर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। संजय अपनी बैलगाड़ी में बैठता है और तुरंत दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जिसके हाथ में पाइप से बनी हुई छड़ी होती है। वो बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ों के रास्ते से दूसरे गांव जा रहा होता है। संजय उसे देखकर कहता है, चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ से दूसरा गांव बहुत दूरी पर है। आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आ जाइए, मेरी बैलगाड़ी पर बैठ जाइए। वो बूढ़ा व्यक्ति संजय के गाड़ी में बैठ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति संजय का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगता है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई चिंता सता रही है? अब क्या बताऊं चाचा जी, मेरे गांव में एक बड़ी समस्या है। हमारे गांव में ना ही अस्पताल है और ना ही कोई सुविधा। हमें हर काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन काम है। मैंने सरकार को ट्रेन के लिए इतने सारे खत लिखे, पर सरकार की तरफ से एक भी खत का उत्तर वापस नहीं आया। ऊपर से हमेशा एक डर सर पर रहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे हर महीने अस्पताल ले जाना और लाना पड़ता है। उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बस एक ट्रेन की सुविधा गांव में हो जाती तो सब ठीक हो जाता। संजय ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। थोड़ी ही देर में वो लोग दूसरे गांव पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर तुम ये मेरी पाइप की छड़ी रख लो। ये कोई ऐसी वैसी पाइप नहीं है। ये पाइप मुझे एक संत ने मेरी ईमानदारी को देखकर दिया था। इस पाइप को तुम जमीन में गाड़ दो। अगले दिन ये तुम्हें कई सारे पाइप देगा, जिससे तुम जो चाहे वो बना सकोगे, और ये तुम्हारे गांव की रक्षा भी करेगा। ये सुनकर संजय को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी संजय ने वो पाइप ले लिया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। संजय दवाई लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो मीना, दवाई खा लो। मीना संजय के हाथ में पाइप देखकर पूछती है, ये आपके हाथ में किस तरह का पाइप है जी? ये पाइप मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने दी है। संजय अपनी पत्नी मीना को सारी बात बताता है जो उसके साथ घटी थी, जिस पर मीना कहती है, आप आज ही इस पाइप को जमीन के नीचे गाड़ दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये पाइप जादुई है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर ये बात सच हुई तो गांव का कल्याण हो जाएगा ना? ये सुनकर संजय पाइप को जमीन में गाड़ देता है और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वहाँ एक पेड़ पर कई सारे पाइप लगे होते हैं, जिसे देखकर संजय हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये तो सच में जादुई पाइप है। मैं अभी जाकर मुखिया और सारे गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। संजय मुखिया और गांव वालों को बुलाता है और सारी बात बताता है, जिस पर मुखिया कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मगर हम इतने सारे पाइप का करेंगे क्या? ये पाइप ऐसी वैसी पाइप नहीं है। इस पाइप से हम जो भी बनाएंगे वो चीज बन जाएगी। लेकिन हम इससे क्या बनाने वाले हैं? हम सब मिलकर इस पाइप से एक ट्रेन बनाएंगे जो हमें दूसरे गांव से जोड़ कर रखेगी। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए और ट्रेन बनाने लगे। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन बनकर तैयार हो गई। वाह, इस ट्रेन के बाद अब हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सामान लाना ले जाना सब आसान हो जाएगा और इस गांव की प्रगति भी होगी। सही कहा आपने। ये देखकर रमेश को जरा भी अच्छा नहीं लगा और वो हंसते हुए कहता है, ये देखो, पाइप से ट्रेन बनाई है। कभी तुमने सुना है पाइप के ट्रेन के बारे में? ये ट्रेन चलेगी ना? वो तो जब हम इसमें बैठेंगे तो पता चल जाएगा रमेश। संजय सारे गांव वालों को बुलाकर कहता है, आओ सब, अब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं।
जिस पर रमेश कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा इस ट्रेन में, ये चलने वाली नहीं है। पता चला कि ये टूटकर हम पर ही गिर गई। रमेश ने लोगों को डराने की कोशिश की और कई सारे लोगों ने ट्रेन में पहले बैठने से मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं भी नहीं बैठूंगा इसमें। हाँ, मैं भी नहीं बैठूंगा, पता नहीं कब कौन सा अनर्थ हो जाए। ये सुनकर मुखिया रमेश पर क्रोधित हो उठा। अगर तुम्हें नहीं बैठना तो मत बैठो। गांव वालों को डराकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? हमेशा सत्ता हासिल करने के पीछे पड़े रहते हो, पर कभी अपने दिल से इस गांव के बारे में भी सोचा करो। जाने दीजिए मुखिया जी, हम ट्रेन में बैठते हैं, देखते हैं कि ये रमेश सही है या फिर मैं। जैसे ही लोग ट्रेन में बैठते हैं वैसे ही ट्रेन चलने लगती है और सारे लोग खुशी से भर जाते हैं। फिर सारा गांव ट्रेन का इस्तेमाल करता है, पर ये सब देखकर रमेश एक बार फिर आग बबूला हो जाता है। ये ट्रेन जब से आई है तब से सभी गांव वाले इस मुखिया और संजय की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी इस गांव का सरपंच नहीं बन पाऊंगा। रमेश कुछ गांव के लोगों को जमा करता है और उनसे कहता है, मुझे ये ट्रेन, मैं किसी भी हाल में इस ट्रेन को इस गांव में चलने नहीं दे सकता। हम आज ही रात जब सब सो जाएंगे तो इस जादुई पाइप की ट्रेन पर तेल डालकर आग लगा देंगे और फिर जब मैं मुखिया बनूंगा तब तुम सबको एक अच्छी नौकरी दे दूंगा। ये सुनकर वो लोग रमेश के साथ हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है वैसे ही रमेश और वो लोग ट्रेन में तेल लेकर घुसते हैं और फिर रमेश कहता है, बहुत पाइप की ट्रेन कर रहे थे ना, आज इसका काम यहीं तमाम कर देता हूँ। पर जैसे ही रमेश और वो लोग पाइप के ट्रेन में आग लगाने की कोशिश करते हैं वैसे ही ट्रेन के कुछ पाइप जादुई तरीके से बाहर आकर उन्हें पीटने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कैसे? ये तो नामुमकिन है। फिर वो पाइप ट्रेन में ही जेल बनाकर उन्हें कैद कर लेती है और जब अगली सुबह होती है तो संजय और मुखिया ट्रेन में चढ़ते हैं और रमेश को कैद देखते हैं। अरे ये क्या? तुम और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं समझ गया मुखिया जी, इनके हाथों में तेल है, जरूर ये लोग इस ट्रेन को नुकसान पहुंचाने आए होंगे। तब मुखिया रमेश से पूछता है, क्या ये बात सच है रमेश? नहीं, ये बात सच नहीं है, मैं तो सिर्फ इस ट्रेन में बैठने आया था। जैसे ही रमेश ये झूठ बोलता है वैसे ही एक पाइप उसके सिर पर पड़ती है। नहीं, ये सच नहीं है, वरना ये पाइप की ट्रेन ऐसा नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी और संजय, मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था और इस ट्रेन को जलाने वाला था। मुझे मेरे किए पर पछतावा है, मैं फिर ऐसा कुछ कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर गांव वाले चिल्लाकर कहने लगते हैं, गांव से निकाल दो इसे, गांव से निकाल दो इसे। रमेश, तुम आज और इसी वक्त इस गांव से निकाले जाते हो। मुखिया जी, मुझे लगता है हमें रमेश को एक और मौका देना चाहिए, उसे उसके किए पर पछतावा है। ये सुनकर मुखिया कहता है, अगर तुम कहते हो तो रमेश को एक मौका और देते हैं, पर ध्यान रहे रमेश, अगर ऐसी गलती वापस हुई तो तुम्हें इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर रमेश सबसे माफी मांगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संजय। कोई बात नहीं रमेश, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, मैं बस इसी बात से बहुत खुश हूँ।